नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और वीकली कार्यक्रम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओपेक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हर संडे हम शाम को 5 बजे एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जो है हमने ऑर्गेनाइजेशंस कवर की हुई हैं। जैसे UN के बारे में देखा हुआ था, हमने लास्ट सेशन में सार्क के बारे में पढ़ा था, इंटरपोल के बारे में, नाटो के बारे में, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई हुई हैं। आज हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ली है उसका नाम है ओपेक। ओपेक के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब एक ऐसा समूह है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करता है। तो ये जो है ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी और ये ग्रुप कब बना और इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, इनका क्या लक्ष्य होता है और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से इसकी समीक्षा करेंगे। और जैसा कि हम हमेशा लेक्चर में एकदम बेसिक से बात करते हैं, तो आज के लेक्चर में भी एकदम बेसिक से बात होगी। कहाँ पर जाना है हमको, तो लगभग हमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जाना है। अभी हम 21वीं शताब्दी में, तो हमें लगभग 100 साल पहले की बात करनी है कि भाई लगभग 1900 में क्या विश्व की स्थिति थी और विश्व की स्थिति के अनुसार ये जो ओपेक बना, इसका जो गठन होता है ये 1960 में हुआ। तो 1960 में आके मतलब 60 साल में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसके कारण इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा, तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो हम 1900 के दशक में जाते हैं। 1900 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एकदम बूम मार रही थी। मतलब नया नया लोगों को गाड़ियां जो है देखने मिली थी। तो उस समय जो था यूरोप के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। नई नई कारें आ रही थी, नए नए प्लेन्स आ रहे थे जो कि कार को उड़ा सकते थे। एरोप्लेन्स का पूरा दबदबा चल रहा था। साथ साथ युद्ध भी हुआ। इस समय पहला विश्व युद्ध हुआ जिसमें क्या इस्तेमाल किया गया, तो वॉर टैंक्स को इस्तेमाल किया गया। अब ये जितनी भी चीजें हैं इनमें क्या जरूरत होती थी, तो इनमें जरूरत होती थी क्या, पेट्रोलियम पदार्थों की। तो पेट्रोलियम से ही तो चलते थे, चाहे प्लेन चल रहा है या आज भी अगर हम देखें टैंक्स चल रहे हैं, युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, तो पेट्रोलियम की खपत तो बढ़ जाती है। तो यही चीज जो है पूरे विश्व भर में भी हो रही थी। और अगर हम देखते हैं कि विश्व का जो ऊर्जा खपत थी, कंजप्शन था, उसमें धीरे धीरे एकदम से बढ़ोतरी आई। देखिए 1820 से 1900 तक यहां पर एकदम सामान्य स्थिति थी, लेकिन 1900 के बाद आप ये देख रहे होंगे कि ग्राफ एकदम बढ़ता चला गया। इसमें अलग अलग चीजों की बात है, बायोफ्यूल्स की बात है, जो जैव ईंधन होते हैं, जैसे कि आपका कई तरह की ऐसी गैसेस होती हैं, बायोफ्यूल्स होते हैं। जैसे आप गोबर गैस की बात करें, एक बायोफ्यूल है। मतलब ऐसी जैविक ईंधन जो होते हैं उनकी बात हो रही है। कोयले की बात करें तो कोयले का उपयोग भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा था। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ये हरे रंग का दिख रहा है, इसको देखिए, पेट्रोल का जो यूज था वो धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर 1900 के बाद बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई थी। अब इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने एक बड़ी कश्मकश खड़ी कर दी। क्या खड़ी करी? ये दिक्कत होना चालू हुई कि भाई जब इन चीजों को चलाना है तो पेट्रोलियम तो चाहिए। अब जो पेट्रोलियम उत्पादक देश थे उनके पास जो थी कीमतों की खींचातानी चलती रहती थी। तो भाई कोई भी अपनी मनमानी जो है रेट पर इन पदार्थों को बेचता था, क्योंकि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी हर कोई व्यक्ति यूज करना चाहता था जिसके पास पैसा था। तो वो मनमानी जो है कीमत पर उनको खरीदता था, उसका उपयोग करता था। तो इसको देखते हुए कुछ कंपनियां साथ में आई। ये घटना हम बात कर रहे हैं अगस्त 1928 की। तब विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। तो अगस्त 1928 में यूरोप की कुछ बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम एक मंच पर आते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। मिलजुल कर काम करने से यह होगा कि भाई जो ये वैश्विक स्तर पर जो खींचातानी चल रही है तेल की कीमतों पे, किसी को ज्यादा पैसा मिल जाता है क्योंकि जिसके पास तेल है वो बेच देता है। तो इस तरीके से हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कुछ शर्तें बनाते हैं और उसके आधार पर एक ही तरह की कीमतों पे हम बेचेंगे, बाकी सारे लोगों को हम मार्केट से बाहर कर देंगे। तो इसमें 3 कंपनियां इकट्ठा हुई, जिसमें एक शेल नाम की कंपनी थी, रॉयल शेल, इसके अलावा ब्रिटेन पेट्रोलियम और आपकी स्टैंडर्ड पेट्रोलियम करके ये 3 कंपनियां आपस में आई और इन तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया 1928 में अगस्त में, और ये तीनों मिलकर वैश्विक स्तर पर काम करने लगे। इनके बनने के साथ ही छोटी छोटी कंपनियां तबाह हो गई, दिवालिया हो गई, बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने जो नीति थी वो मार्केट में निकाली ही नहीं थी, ये आपस में अपने बिजनेस को बढ़ा रही थी। बाद में चलकर ये कंपनियां 7 सिस्टर्स कहलाई, इनमें 4 कंपनियां और जुड़ गई। इनको 7 सिस्टर्स कंपनियां कहा जाता था और इसमें पूरा का पूरा यूरोप का ही दबदबा हुआ करता था। मतलब यूरोप उस समय उपनिवेशिक काल चल रहा था, कॉलोनिज्म का रूल चल रहा था। जैसे ब्रिटेन भारत पर भी शासन कर रहा है, ब्रिटेन की कई मिडिल ईस्ट पर भी शासन चल रहे थे।
तो ये 7 कंपनियों का पूरा दबदबा था। यूरोप खुद जो है तेल का उत्पादन नहीं करता था, उसके बावजूद भी यूरोप का पूरा इस पर दबदबा था, क्योंकि उनकी कंपनियां मनमाने रेट पर जो है तेल के दाम जो है तय करती थी और उसको बेच सकती थी। लेकिन जो देश उसका उत्पादन कर रहा है उसकी कोई नहीं चलती थी, क्योंकि इन कंपनियों का पूरा दबदबा था। तो ये सेवन सिस्टर्स कंपनी कहलाती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, ये सेवन सिस्टर्स कंपनी चलती रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध ने बहुत सारे समीकरण बदल दिए। कई देश जो थे 1945 के बाद आजाद हुए। 1947 में भारत भी आजाद हुआ, और साथ साथ जो एक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, ये जो है लोगों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इस तेजी से बढ़ने के साथ साथ इस पर भी विचार हुआ कि भाई हमारे देश का तेल, हमारी धरती से निकाला हुआ तेल, लेकिन उसकी कीमत कोई और तय करता है, उसको कोई और लेकर जाता है। तो ये खींचातानी चालू हुई, और बताया जाता है कि 1960 में जाकर जो है कुछ देशों के प्रतिनिधि आपस में मिले और उन्होंने बात करी कि भाई ये जो चीज हो रही है इसको तो देखना पड़ेगा, नहीं तो यूरोपी फायदा उठाता रहेगा। तो 5 देशों के प्रतिनिधि आपस में मिले। कौन कौन से देश थे? तो इसमें ईरान था, इराक था, कुवैत जो है इसका सदस्य था, सऊदी अरब था, और वेनेजुला। ये जो है 5 देश मिले और इन्होंने एक संगठन बनाया बगदाद के अंदर, जिसको कहा जाता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्योंकि इनके पास काफी तेल का जो है रिजर्व हुआ करता था। तो इस पर बातचीत हुई कि भाई बगदाद में ही इसका हेडक्वार्टर बना देते हैं, लेकिन वेनेजुला ने कहा कि नहीं, न्यूट्रल जो है ग्राउंड पे होना चाहिए। तो इसके बाद इसको जेनेवा बनाया गया। बाद में स्विट्जरलैंड का भी डिप्लोमेटिक कंडीशंस के कारण इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया ऑस्ट्रिया के वियना में। तो आज भी ओपेक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर मिलता है? तो वियना में मिलता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहां पर देखने मिलता है। तो ये सारी घटनाएं कब हुई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है इसमें बदलाव आया, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ देशों के समूह ने मिलकर बनाया, जिसमें मैंने बताया कि सऊदी अरब भी था, इराक भी था, ईरान भी था। इसमें अगर हम बात करें तो कुवैत भी हुआ करता था। ये 4 देश तो यही खाड़ी देश हो गए। इसके अलावा वेनेजुला भी एक देश था। जैसे 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसको आज हम ओपेक के नाम से जानते हैं। तो ओपेक कैसे बना, इसको आपको समझ नहीं आया होगा। ये 5 देशों के प्रतिनिधि जो है बगदाद में मिले थे। इसमें अगर हम बात करें ओपेक के बारे में, तो ओपेक के बारे में यही मैंने बताया, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। मतलब इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज का जो है एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओपेक वही कहलाती है, कंट्रीज ओपेक, जो कि बगदाद इराक में स्थापित किया गया था सितंबर 1960 में। 5 देशों, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और वे संगठन के संस्थापक सदस्य बनने वाले थे। तो ये जब बना था तो इसमें 5 सदस्य थे, जो मैंने आपको बताया, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है मतलब कोई इसके प्रतिनिधि नहीं मिलते, इनमें सरकार ही जो है पूरी तरह से इनके सदस्य होती है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं तो देखिए, यहां पता चलता है कि भाई ओपेक एक क्या है? स्थायी है, मतलब एक परमानेंट बॉडी है, और एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया कि इनकी सरकार ही जो है पूरी तरह से इनका प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। पहले मैंने बताया कहां पे था? जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस के कारण इनको बाद में वियना बनाना पड़ा था। चाहते तो ये क्या थे? बगदाद ही बनाना चाहते थे, लेकिन वेनेजुला नहीं चाहता था। इसके बाद ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और जो इनके आदर्शों को साझा करता है। मतलब इन लोगों ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे, उन रूल्स रेगुलेशंस को कोई भी फॉलो करता है तो इसका सदस्य बन सकता है। इसमें बहुत सारे सदस्य बने। शुरुआत में तो 5 सदस्य थे, बाद में कतर इसमें जुड़ा 1961 में, फिर इंडोनेशिया भी जुड़ा 1962 के लगभग, फिर आपका लिबिया इसका सदस्य बना, यूएई सदस्य बना, अल्जीरिया बना, नाइजीरिया बना, सूडान जो है, इक्वाडोर जिसको कहा जाता है वो बना, फिर गैबोन भी इसका सदस्य बना था। तो ऐसे कई देश जो हैं इसके सदस्य हैं। अभी वर्तमान में 13 सदस्य हैं। 3 देशों ने इसकी जो मेंबरशिप है उसका त्याग भी किया है, जिसमें कतर है, इंडोनेशिया है और इक्वाडोर। ये एक समय पर इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये 13 सदस्यों वाला ही समूह है।
तो ये जो है इसमें जो भी एक कॉमन ग्राउंड फेस करता है वो इसका सदस्य बन सकता है। इसे सितंबर 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में शुरू किया गया। और लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो बाद में इसमें शामिल हुए। और कुछ ने जो है मेंबरशिप भी छोड़ दी, जैसे हाल ही में कतर का नाम सुना होगा आपने, इंडोनेशिया ने भी इसकी मेंबरशिप छोड़ी और साथ साथ इक्वाडोर ने भी छोड़ी। तो अभी कुल 16 सदस्य हो सकते थे, लेकिन अभी कितने हैं? 13 ही सदस्य इसके देखने मिलते हैं। देखिए हम जो है इसके सदस्यों को देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके सदस्य हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो देखिए इसमें इक्वाडोर जो है, ये इक्वाडोर अब जो है इसका सदस्य नहीं रहा है। और साथ साथ कौन नहीं रहा है? तो इसकी सदस्यता जो है कतर ने भी छोड़ दी है। तो कतर भी इसका सदस्य अब नहीं रहा है। तो अब जो है पहले इसमें ये दोनों सदस्य भी थे, इंडोनेशिया ने भी इसकी जो मेंबरशिप थी वो छोड़ दी थी। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो ना इक्वाडोर है, ना आपका इसके अंतर्गत कतर आता है। अब कौन कौन से सदस्य देश हैं जो शुरुआत में थे, तो इनको गिन लेते हैं। ये एक वेनेजुएला हुआ करता था, सऊदी अरब दूसरा, कुवैत इसके अंदर सदस्य था, इराक 4 और ईरान 5, ये 5 सदस्य थे। उसके बाद और सदस्य कौन कौन हो गए? तो अल्जीरिया इसका सदस्य है, लीबिया इसका सदस्य है, नाइजीरिया इसका सदस्य है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका सदस्य है, अंगोला एक सदस्य है, गैबोन एक सदस्य है और आपका इक्वेटोरियल गिनी जो है ये इसका सदस्य हो जाता है। और आपका एक यूएई भी इसका सदस्य है। तो ऐसे कुल मिलाकर 13 जो देश हैं वो उसके वर्तमान में सदस्य देशों के अंतर्गत आते हैं। किस किस ने जो है इसकी मेंबरशिप छोड़ी है? तो कतर ने छोड़ी है, इंडोनेशिया ने छोड़ी है और इक्वाडोर ने छोड़ दी है, नहीं तो 16 देश इसके अंतर्गत होते। इसके बाद अगर हम इसके मुख्य कार्यों पर नजर डालें तो इनके मुख्य कार्य भी देख लेते हैं, क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है। ओपेक का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। इसके अलावा उपभोग करने वाले देशों को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति और उद्योग में निवेश करने वाले पूंजी पर उचित रिटर्न भी देना है। देखिए इसका मोटा मोटा सा आप समझिए कि ये देश उत्पादन कर रहे हैं। अब उस देश के उत्पादन में ऐसा हो सकता है कि कभी ऑयल की डिमांड बढ़ जाए, कभी ऑयल की डिमांड कम हो जाए। जैसे कोविड-19 के समय ऑयल की डिमांड एकदम से कम हो गई थी, तो इन देशों को नुकसान होने लगा। तो ऐसा इसलिए ये समूह है कि भाई आपस में अगर लग रहा है कि मार्केट में डिमांड कम है तो हम प्रोडक्शन ही कम करें, उस हिसाब से हम जो मार्केट का दाम है, प्राइस को स्टेबल बना के रख सकें। ये इस तरीके से काम करता है। सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य निश्चित करना, मतलब एक स्टेबल प्राइस को रखना, उपभोग करने वाले देशों को पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना और उद्योग में निवेश करने वालों पर पूंजी पर उचित रिटर्न भी सुनिश्चित करना कि उनको प्रॉपर रिटर्न मिल पाए। इस तरीके का इनका पूरा का पूरा एजेंडा रहता है। इसमें अभी अगर हम बात करें तो 2017 से ओपेक प्लस भी चर्चा में आ गया। इसमें उन देशों को भी शामिल किया गया है जो ओपेक के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उनको ओपेक प्लस कहा जाता है। इसमें रूस भी एक सदस्य है। तो ओपेक प्लस कच्चे उत्पादकों के गठबंधन को संदर्भित करता है जो 2017 से तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार कर रहे हैं। गैर ओपेक देश जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं उन्हें ओपेक प्लस कहा जाता है। मतलब ओपेक और ऐसे देश जो इसका सदस्य नहीं है उनको मिलाकर, और लेकिन वो तेल का उत्पादन करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उनको ओपेक प्लस कहा जाता है। ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस। देखिए रूस इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए चर्चाओं में रहता है। दक्षिणी सूडान और सूडान इसके जो है सदस्यों में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो है इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब रूस जो है कई बार जो है इसमें ऐसी स्थिति होती है कि अमेरिका के जो चाहता है उस तरीके से स्थितियां नहीं हो पाती, क्योंकि रूस के पास भी कई तरह का पेट्रोलियम उत्पादक हैं जो यूरोप को प्रदान करता है, तो इसके कारण कई तरह के समीकरण बिगड़ते रहते हैं। इसलिए ओपेक प्लस काफी चर्चाओं में रहता है, इसलिए एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर हमने इस चीज की बात करी है। होप आपको सारा जो डिस्कशन है वो समझने आया होगा, किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इन सारी चीजों पर हमने बात करी है। और कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज आपको होते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पर आप जरूर आपके सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।